हाँ, वो स्टाइल बोलते हैं उसको। बोल रहे हैं शूज का लेसेस खुला हुआ है, वो स्टाइल है यार आजकल का। नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसा खोलने में आसानी रहता है। चलो, हाँ भाई, स्टार्ट करें आज की क्लास। आपको शायद टॉटोमेरिज्म से पहले पहले तक पढ़ाया था। नोट्स नोट्स नोट्स, टॉटोमेरिज्म से पहले तक पढ़ाया था ना, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया था। ये ग्वानिटीन एमिड, अरे हाँ हो तो गया है, मस्त, बहुत बढ़िया। टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करना है ना, जो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, और संडे को पढ़ लेंगे टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टेस्ट है तो सैटरडे को पढ़ लेंगे, कहीं जुगाड़ करके पढ़ लेंगे, मतलब उड़ा दें। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, तो 5 मिनट का टॉपिक है यार, उस टॉटोमेरिज्म के साथ ही चिपक जाता है वो। वन शॉट नहीं डाले इसलिए कि चैनल ही खाली नहीं था भाई, जगह ही नहीं था चैनल पे, फिर हमें भी तो मस्ती करनी थी। चलो भाई स्टार्ट करो। हाइड्रोकार्बन लिखो, टॉपिक हाइड्रोकार्बन। और शांत, आवाज नहीं आ रहा है? अब आवाज आ रहा है? अब ठीक है? पहले से ठीक है? ठीक है भाई, अब मैनेज कर लो। चलो जल्दी फटाफट बैठो। हाइड्रोकार्बन देखो आपके पास 4-5 पेज छोड़ दो आप किसके लिए, टॉटोमेरिज्म के लिए। और हाइड्रोकार्बन की एक थ्योरेटिकल पार्ट है। हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करने से पहले थ्योरी है जो आप पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से पढ़ाना होता है। इसलिए जैसे हाइड्रोकार्बन की जितनी भी आइसोमरिज्म आपने पढ़ी है, वो सारा आपको यहां पढ़ना है दोबारा। हाइड्रोकार्बन का जितना भी आपने वो आईयूपीएसी पढ़ा है, वो सारा पढ़ना होता है। एनसीईआरटी में पूरा दिया हुआ है, तो हम 2 बार पढ़ेंगे। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं आइसोमरिज्म और आईयूपीएसी, बट हम दोबारा पढ़ेंगे। तो आप 5 पेज छोड़ दीजिए टॉटोमेरिज्म और इलेक्ट्रोमेरिक के लिए, है ना। 4-5 पेज में दोनों ही हो जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक के लिए तो आधा पन्ना छोड़ दीजिए, बस काफी है। उसके बाद आज स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले क्या पढ़ना है, बोर्ड पे देखिएगा। हाइड्रोकार्बन में हम लोग व्हाट इज हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट से। पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, पढ़ लेते थ्योरेटिकल पार्ट। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो देखो कुछ ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बनते हैं, उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। सिंपली इट इज ओनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा, इसका यूज क्या है? हाइड्रोकार्बन हम इतना इंपॉर्टेंस देके पढ़ क्यों रहे हैं? एक अलग सा चैप्टर है जिसमें 9-10 लेक्चर लगेगा, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके डेली लाइफ में जहां जहां फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जहां भी एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, वो हर जगह पे हाइड्रोकार्बन ही इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आपके पास आपके गैस सिलेंडर होता है एलपीजी, वो हाइड्रोकार्बन है। जैसे ऑटो में चलते हो आप सीएनजी, सीएनजी ऑटो में वो भी हाइड्रोकार्बन है। जैसे एक और चल रहा है आजकल एलएनजी, जो गैस पाइपलाइन में सिलेंडर हटा के अब गैस पाइपलाइन से भेजी जा रही है, तो वो है एलएनजी, वो भी हाइड्रोकार्बन है। जैसे डीजल होता है वो भी हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है, केरोसिन हाइड्रोकार्बन है, कोल गैस हाइड्रोकार्बन है। जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं, फ्यूल प्रोवाइडिंग सोर्स हैं आपके आसपास में, जो भी देख लो, वो सब के सब फ्यूल प्रोवाइडिंग सोर्स, एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स, दे ऑल आर हाइड्रोकार्बन। इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार क्वेश्चन आया कि जो आपके पास एलपीजी है उसमें कौन से हाइड्रोकार्बन है, एलपीजी में कौन से हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, अभी उसकी चर्चा भी करेंगे, अब इसको भी देखने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ आप पढ़ोगे उसमें यही सब चीजें बताई गई है। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो कंपाउंड्स विच आर ओनली मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ओनली मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन लिखना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड्स पढ़ेंगे।
इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं, हेलो अल्केन हेलो ओरिन जिस चैप्टर का नाम है, वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में केवल उन कंपाउंड्स की चर्चा होगी जो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बने, रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला लाइन यहां पे यही आता है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ, साथ में लिखेंगे, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स, इसको क्या बोल देते हैं? हाइड्रोकार्बन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनने वाले कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला पूछा है। हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला बेटा CxHy होता है। CnH2n+2 मत बोलना, वो तो अल्केन है। CnH2n अल्कीन है, वो इसके पार्ट्स हैं। हाइड्रोकार्बन इन जनरल क्या होता है? कुछ कार्बन होगा, कुछ आपके पास हाइड्रोजन होगा। ये आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनना हुआ कंपाउंड है। अब हाइड्रोकार्बन का यूज कहां है, कैसे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां कहां इस्तेमाल आता है? तो हाइड्रोकार्बन को अब से HC लिखेंगे। हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स। जहां पे फ्यूल की जरूरत होती है वहां पे हाइड्रोकार्बन आता है, जहां पे एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे बेटा हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल में आता है। फ्यूल सोर्स या एनर्जी सोर्स इन डेली लाइफ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके यहां सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एलपीजी। एलपीजी वही होता है गैस जो गैस सिलेंडर्स में आपका भरा जाता है। एलपीजी, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद जो सीएनजी होता है वहां भी हाइड्रोकार्बन है। सीएनजी में होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो ऑटो वगैरह में डाल के एनर्जी लेता है मशीन्स। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद होता है आपके पास एलएनजी, जो गैस पाइपलाइंस में यूज होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन से बने हैं। जैसे आपके पास आएगा डीजल, जो जितने भी डीजल हैं, जितने क्या डीजल है, वो सब के सब हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन से ही मिलके बने होते हैं। केरोसिन, जितने भी एनर्जी सोर्स हैं, ये सब के सब हाइड्रोकार्बन है। कोल गैस, दे आर हाइड्रोकार्बन। अब ये एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, कैसे बनता है, हाउ इट इज फॉर्म्ड? एनसीईआरटी में किसी की बात नहीं की है कि कौन कैसे बनता है, बट एलएनजी की बात की है। हाँ, नेचुरल गैस पहले कहां, आपने नेचुरल गैस से क्या समझते हो? अगर मैं बोल दूं आपको लिक्विफाइड छोड़ दो, व्हाट इज नेचुरल गैस, क्या बोलोगे? व्हाट इज नेचुरल गैस? जो नेचर में मिलता है वो नेचुरल, नेचर में तो सारा ही मिलता है। देखो, जो गल्फ कंट्री होती है, सऊदी अरेबिया, उधर उधर आपने सुना होगा कि तेल के कुएं होते हैं वहां पे, ऑयल वेल्स बोलते हैं उसको, तेल के कुएं होते हैं। तो वहां पे धरती, जैसे यहां पे धरती को बहुत ज्यादा डिगिंग कर दो, खुदाई कर दो, तो यहां पे पानी निकल जाता है ना, 100 200 300 फीट पे अच्छा पानी निकल जाता है। वहां पे 100 200 300 अगर आप ड्रिलिंग कर दो तो वहां पे ऑयल निकलने लगता है। इसीलिए गल्फ कंट्रीज में बेटा आप ऐसे नहीं, यहां पे क्या होता है, मशीन लगवाओ, आपकी मर्जी है, खुदाई कर दो, पानी निकल जाएगा। यहां पे कोई परमिशन नहीं लेना होता, वहां पे बैन है, आप ऐसे खुदाई नहीं कर सकते। पता लगा किसी ने खुदाई कर दिया और सारे शहर में तेल ही तेल बह रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वहां बैन है। अच्छा, कोल गैस में बता रहा था, तो जो ऑयल वेल्स होते हैं, जो तेल के कुएं होते हैं, तो कुएं में जैसे आप बहुत नीचे जाओगे 300-400 फीट पे, तो वहां पे आपको तेल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो तेल का जो लेयर होता है, ऑयल का लेयर और जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, उनके बीच में गैस फॉर्मेशन हो जाता है। जो ऑयल वेल्स है उसमें जो ऑयल का लेयर है और जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, उनके बीच में गैस फॉर्मेशन हो जाता है, और वही वाली गैस को नेचुरल गैस कहते हैं। और वो गैस से बहुत एनर्जी मिलता है, क्योंकि ऑयल से जो गैस निकला है उसमें एनर्जी होगी, क्योंकि ऑयल में एनर्जी है, डीजल पेट्रोल में एनर्जी है, उससे जो गैस बना होगा
क्या वहां भी एनर्जी होगी? तो उस नेचुरल गैस को हम ट्रैप करके बाहर निकालते हैं। और क्या होगा, मान लो आपने नेचुरल गैस निकाल लिया, फिर एक दो दिन बाद फिर से नेचुरल गैस वहां भर जाता है, फिर इसको भी निकाल लेते हैं, फिर से एक दो दिन बाद एक फिर से नेचुरल गैस भर जाता है, फिर निकाल लेते हैं। तो नेचुरल गैस ऑयल वेल्स में मिलता है। नेचुरल गैस बहुत सारा बना हुआ होता है, बट ऊपर आने में टाइम लगता है। इसलिए जो ऑयल का लेयर है और जो एटमॉस्फेयर है, उनके बीच में जो गैस होता है उसको हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। और वो बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है, इतना बड़ा एनर्जी का सोर्स है कि एलपीजी को रिप्लेस कर चुका है। आपके यहां जो खाने बनते हैं एलपीजी के सिलेंडर्स, उसमें जो एनर्जी होती है उसके बराबर की, उससे ज्यादा की एनर्जी कंप्रेस नेचुरल गैस, सॉरी नेचुरल गैस में होती है। अब नेचुरल गैस बनता कैसे? वहां से तो हम लोग गैस निकाल लेते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स में गैस को वहां से ट्रैप कर लिया, निकाल लिया। जब वो गैस निकल गया, उसको हम लोग लाके बहुत हाई प्रेशर पे ना दबाते हैं, बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं। अब मान लो गैस है, तो गैस कैसा होगा? गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। तो नेचुरल गैस होगा, कंटेनर में मान लो हमने भर लिया, जो पेट्रोल का कंटेनर होता है ना, उसी में भी उसी तरह का कंटेनर होता है गैस के लिए। तो गैस का कंटेनर हमने भर लिया। अब क्या होगा, जब हम इसको फैक्ट्री में लाए, इंडस्ट्री में लाए, और इसको क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर पे, बहुत हाई प्रेशर देते हैं और इसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, मतलब दबाते हैं। तो कंप्रेस करने से, दबाने से क्या होगा, ये सारे मॉलिक्यूल्स के पास पास आने लगेंगे। भाई जो मॉलिक्यूल दूर दूर थे, अब वो कंप्रेशन की वजह से, प्रेशर की वजह से, क्या वो मॉलिक्यूल पास पास आने लगेगा। अब मॉलिक्यूल जैसे ही पास आया तो क्या वो लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ठीक है। तो गैस को हम लिक्विड बना सकते हैं बाय यूजिंग प्रेशर। बहुत प्रेशर करेंगे, बहुत कंप्रेशन करेंगे, उसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। जब कंप्रेस करते हैं गैस, जब लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैसे बनता है? तो एनसीईआरटी कहता है लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। अब लिक्विफिकेशन से आपको पता है, लिक्विफिकेशन का मतलब होता है हाई प्रेशर पे गैस को कंप्रेस कर देना, अपने आप वो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। जैसे आपके यहां जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके यहां बनाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपके हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा सप्लाई होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हो तो आपका वो नहीं चलेगा, हॉस्पिटल नहीं चलता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी ये लिक्विफिकेशन का काम होता है। वहां पे लिक्विड ऑक्सीजन आपको दिया जाता है उस सिलेंडर्स में। वो जो सिलेंडर होती है ना, लंबी वाली लोहे वाली, उसमें लिक्विड ऑक्सीजन दिया होता है। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होता है वहां पे, आपको आगे पढ़ना है। कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होता है। क्यों कंप्रेस्ड ऑक्सीजन दिया जाता है? भाई आप लिक्विड ऑक्सीजन तो इनहेल कर नहीं सकते, क्यों दिया जाता है? कोई लॉजिक? हाँ, वही लॉजिक है कि सिलेंडर तो पतला सा है, इतना छोटा, अगर हम गैस उसमें भर के देंगे तो 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर गैस आएगा। बट अगर हम उसको लिक्विड करके और पूरा पैक कर दें तो उसमें 15 लीटर 12 लीटर 18 लीटर इतना आ जाता है। तो लिक्विड ज्यादा आ जाता है उसमें। और जब वो लिक्विड आता है ना, तो आप देखो, ऐसे नहीं कि उसको सीधा आपके नाक में लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है। पहले उसको हम एक मशीन में लगाते हैं और वो मशीन आपको ऑक्सीजन गैस देता है। तो वो मशीन का काम होता है जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको गैस में कन्वर्ट करना, उसको प्रेशर वहां पे रिलीज करवाता है, तो गैस आपको फिर बन के मिलता है। खैर, लिक्विफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैसे बनेगा? तो वो नेचुरल गैस जो तेल के कुएं में ट्रैप्ड है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं, हाई प्रेशर पे उसको दबाते हैं, कंप्रेशन टेक्निक से, लिक्विफिकेशन टेक्निक से हम इसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस बना लेते हैं। तो एनसीईआरटी जो कह रहा है लिक्विफाइड नेचुरल गैस कैसे बनता है, तो ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। अब लिक्विफिकेशन आपको अच्छे से अंदाजा है क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। अब लिक्विफिकेशन के अंदर आप एरो देके लिख लीजिए, व्हाट इज लिक्विफिकेशन? कंप्रेशन अंडर हाई प्रेशर। गैस को हम लोग प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं अंडर हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर पे जब हम इसको दबाएंगे तो फिर आपके पास लिक्विड फॉर्म होगा, और इस लिक्विड फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लिक्विफिकेशन। लिक्विफाइड नेचुरल गैस ऐसे बनता है। जो आपका नेचुरल गैस होता है वो कहां से ऑब्टेन होता है? तो नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड इन ऑयल वेल्स। तेल के कुएं में आपके पास ये नेचुरल वेल्स में मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है।
जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, जो आपका गैस सिलेंडर में आपके डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो इसमें मेजरली जो पाया जाता है वो आपके सामने प्रोपेन एंड ब्यूटेन पाया जाता है। मेजरली जो एलपीजी आपका बनता है वो प्रोपेन एंड ब्यूटेन से मिलकर बनता है। सीएनजी के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं, थ्योरी उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में, उसके अलावा एक लाइन भी नहीं। तो जो एनसीईआरटी में बस मैं वही लिखता जा रहा हूं आपके पास। कौन से एनसीईआरटी में? ये पूछा हुआ सवाल है। एलपीजी में 2017 में कौन सा हाइड्रोकार्बन मिलता है? आप लोग का सवाल थोड़ा तरंगी नहीं होता है। जो डीजल, पेट्रोल और केरोसिन होता है, ये कैसे मिलता है? डीजल, पेट्रोल और केरोसिन कैसे ऑब्टेन होता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पी ब्लॉक के अंदर पढ़ना है। अभी बस समझ लीजिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है। मैंने शायद लास्ट क्लास जब डाइस्ट्रियम और इनेशियम में पढ़ा था बताया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पे क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब करना होता है, शॉर्ट में देख लीजिए, एक बीकर लिया जाता है। आपको प्यूरिफिकेशन में मैं पढ़ा दूंगा, प्यूरिफिकेशन सबसे लास्ट टॉपिक है, उसमें पढ़ा दूंगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक बीकर लिया जाता है। इस बीकर में जहां एक्चुअल इस्तेमाल होता है वहां की बता देता हूं। N2 गैस और O2 गैस एक साथ मिलता है, इसका मिक्सचर होता है। N2 और O2 का मिक्सचर होता है। ये वही वाला प्रोसेस है जिससे गैस सिलेंडर आपके हॉस्पिटल वाला बनाया जाता है। N2 और O2 गैस का मिक्सचर होता है। N2 गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस होता है और O2 गैस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। मोटा मतलब एकदम फिक्स नहीं है, मोटे मोटे तौर पे लिखा है मैंने समझने के लिए। अब इन दोनों का एक ऐसा मिक्सचर जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, एक ऐसा मिक्सचर ऑफ गैस जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, वहां पे हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? यहां पे हीटर लगा देते हैं। अब हीटर लगा दिया और हीटर का टेम्परेचर मान लो रख दिया 70 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डाल देते हैं। अच्छा, इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डालेंगे तो देखो क्या होगा। क्या 70 डिग्री से जब हम हीट करेंगे तो क्या O2 वेपर बन जाएगा? क्योंकि ये बॉयल हो गया, वेपर हो गया। अब ये नहीं हो पाएगा, ये तो 80 डिग्री पे होता, तो ये O2 क्या होगा? वेपर में बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? यहां पे एक इन्वर्टेड वेसल लगा देते हैं, उल्टा वेसल। तो जितना भी O2 वहां से वेपर बन रहा है, क्या वो इसमें जाके चिपक जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा? ठीक है, तो सारा का सारा O2 यहां कलेक्ट हो जाएगा। और देखो N2 और O2 हमें अलग करना था और N2 और O2 अलग हो चुका है बाय सिंपली हीटिंग। और हीटिंग प्रोसेस हमने कैसे इस्तेमाल किया कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो तो बीच का बॉइलिंग पॉइंट लगा दो, तो एक ना एक मिक्सचर इसमें से वेपर बन जाएगा और दोनों सेपरेट हो गया। इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सिंपल मतलब है एक ऐसा गैसियस मिक्सचर जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो, तो मीडियम टेम्परेचर या इंटरमीडिएट टेम्परेचर लगाने पे एक फ्रैक्शन उसमें से वेपर बन जाता है। इसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। सिंपल है। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। अब यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या यूज है? सिंपली एनसीईआरटी कहता है कि ये तीनों कैसे बनेगा, हाउ दीज थ्री आर फॉर्म्ड। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन कैसे फॉर्म होते हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल या पेट्रोलियम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। इसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि नहीं दिया हुआ है, केवल नाम दिया हुआ है, आप भी नाम ही समझे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से बना है। और ये वाला कोल गैस कैसे बनता है? हाउ कोल गैस इज फॉर्म? कोल गैस इज फॉर्म बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये भी जैसा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, वो भी आपको आगे पढ़ना है प्यूरिफिकेशन में। अभी के लिए बस लिख लीजिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनता है। कोयले के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। ये जो एलपीजी वाला सवाल है ये नीट का पीवाईक्यू है बेटा। कौन कौन से उसमें एल्केन पाए जाते हैं, ये कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है?
ये हाइड्रोकार्बन की थ्योरी है। अभी रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा तो आपको मजा आएगा। काफी बढ़िया रिएक्शन है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सुना है, रेड फास्फोरस HI सुना है। अब तो धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तो छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बड़े छोटे छोटे रिएक्शंस है, मतलब मैकेनिज्म वन लाइन मैकेनिज्म है। अल्कोहल फिनॉल से रिएक्शंस अच्छे आते हैं, अभी तो बहुत। हाइड्रोकार्बन के 1 पेज नोट्स बना लीजिएगा साथ में तो भला होगा, नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। आपको खुद ही बनाना होता है। मेरा 1 पेज नोट्स ना आपके काम आएगा, ना आपका वाला मेरे काम आएगा, ना आपके दोस्त का आपके काम आएगा, ना आपका आपके दोस्त के काम आएगा। ठीक है, आप जो भी पढ़े, जो भी रिएक्शन आप पढ़ते जा रहे हैं उसको 1 पेज नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। हाइड्रोकार्बन लिखा, उसको रफ में ही 4-5-6 लाइन में हर रिएक्शन को आपको लिख लेना है अपने वर्ड्स में। एल्स वो जितनी तेजी से समझ आता है उतने ही तेजी से निकलता भी है रिएक्शंस, क्योंकि एक रिएक्शन तो है नहीं। आज एक पढ़ोगे, कल 4 पढ़ाऊंगा, अगले दिन 6 पढ़ाऊंगा, तो ये आएगा और पीछे वाला जाएगा। तो इसलिए उसको रोकने के लिए एक पेज में उसको समराइज कर लीजिएगा। चलो, तो दिस इज हाइड्रोकार्बन का। अब लिखो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन या क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन या टाइप्स जो भी लिखना चाहें लिख लीजिए। कितने तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बेटा आपने 3 तरह के हाइड्रोकार्बन मेरे साथ पढ़ रखे, बट दोबारा अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लीजिए। पहला वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आपने तीनों हमारे साथ पढ़ा हुआ है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते थे? किसमें, जिस जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही सिंगल बॉन्ड हो, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड ना आए, वहां पे क्या बोल देते थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला पॉइंट वही होगा कि सारे, ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, ऑल कार्बन कॉमा कार्बन एंड कार्बन कॉमा हाइड्रोजन, सारे के सारे जितने भी होते हैं, ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, है ना, आर सिंगल बॉन्ड्स। जितने भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होंगे वो सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, उनको हम लोग सैचुरेटेड बोल देते हैं। अच्छा, यही अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात बोलूं तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि डबल भी आ सकता है, ट्रिपल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर मेरे से पूछा जाए तो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अच्छा, हाइड्रोजन के साथ अभी भी सिंगल बॉन्ड ही होगा। यहां भी हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता ना। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही होगा हमेशा। तो ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इसमें सैचुरेटेड हो गया। मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए तो अनसैचुरेटेड हो गया। अब ये जो सिंगल बॉन्ड हमने पढ़ा है, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एल्केन और दूसरे को बोलते हैं हम लोग साइक्लो एल्केन। एक को बोलते हैं एल्केन और दूसरे को बोलते हैं साइक्लो एल्केन। एल्केन में आपको पता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन जब मैं साइक्लो एल्केन आपके पास बनाऊंगा तो आपको डाउट आएगा कि ये सैचुरेटेड कैसे हुआ। आया डाउट? DU तो 1 है, सैचुरेटेड कैसे हुआ? आया मन में डाउट? आया नहीं आया? नहीं आया? ओके। तो मैंने जब पढ़ाया था सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे मैंने बताया भी था कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड केवल और केवल मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड होता है।
अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तभी वो अनसैचुरेटेड होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो रिंग में हो चाहे वो ओपन चेन में हो, वो हमेशा सैचुरेटेड ही काउंट होगा। डीयू से सैचुरेशन अनसैचुरेशन नहीं देखते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से सैचुरेशन अनसैचुरेशन नहीं देखते हैं। आप कैसे देखोगे? अगर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, या तो डबल या तो ट्रिपल, तो ही वो अनसैचुरेटेड होगा। रेस्ट सारे केसेस में आपके पास क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड। तो एल्केन में क्या होता है आपके पास? ओपन चेन एंड सिंगल बॉन्ड, कैसा भी बना लो, ब्रांच बना लो, जितने भी होते हैं आपके पास दे ऑल आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड ओपन चेन, उसको एल्केन बोल दिया। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड क्लोज चेन हो गया, साइक्लो एल्केन बोल दिया। तो दो पार्ट हो गए, एल्केन और साइक्लो एल्केन के। एल्केन के लिए सबसे पहली कंडीशन आई ओपन चेन एंड सीसी सिंगल बॉन्ड आ गया। लेकिन अगर यही मैं क्लोज चेन कर दूं और सीसी सिंगल बॉन्ड कर देता हूं तो उसको क्या बोल देते हैं? साइक्लो एल्केन। इसमें कुछ है नहीं, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं। अगर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझना है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होंगे, एक होगा एल्कीन और दूसरा होगा एल्काइन। अगर आपके पास कहीं भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर आप सिंपली बोल देना उसको एल्काइन, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको आप बोल देना, सॉरी, एल्कीन और तीसरे को बोल देना एल्काइन। अच्छा, ये जो एल्कीन है इसको इसको प्यार से ओलेफीन भी बोला जाता है, ओलेफीन्स। ओलेफीन्स आगे पढ़ेंगे एल्कीन चैप्टर में। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऑयल फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है। जितने भी आपके घी, डालडा, ये जितने भी आप समझते हो ना, तेल, वो जो भी रिफाइन, जितने भी समझते हो, सब एल्कीन वाले हैं, सबके अंदर एल्कीन होता है। वो हम पढ़ेंगे। वनस्पति घी का फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में दिया भी है और 2 बार पूछा भी है। वनस्पति घी जानते हो ना? क्या? जो आपके यहां डालडा बोलते हैं, बाहर कुछ पता नहीं क्या बोलते हैं, बट डालडा ही बोलते हैं। वो जो कंटेनर में आता है ऐसे, अब तो यूज से खत्म हो गया यार। अभी भी यूज होता है? कहां पे? मरीन ड्राइव में? गांव में यूज होता है? अच्छा अच्छा। हम, मैंने तो देखा शादियों में यूज करते हैं। हाँ, वो जो शादियों में जो दहेज में नहीं जाता है, तिलक में, सॉरी, दहेज तो अलग चीज है। तिलक विलक में जाता है, वो खराब वाले मिठाइयां जो बनती है, वो अच्छा लगता है यार। वो क्या नाम है उसका? हाँ, वो बड़ा अच्छा लगता है ना। एक जगह यहां मिलता भी है, वो फेमस दुकान है, बड़ा अच्छा मिलता भी है। लेकिन अब पहले खाया करता था, वो दिन गए। अब तो भाई थोड़ा सा हो गए। यार तुम लोग कैसे अफवाहों में पड़े हो भाई। चलो नेक्स्ट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, तो इसको एल्कीन बोल देते हैं। इसका कॉमन नाम होता है एसिटाइलिन। इसका कॉमन नाम होता है एसिटाइलिन या एसिटिलीन बोलते हैं उसको, थोड़ा अंग्रेज के जमाने के हिसाब से बोले एसिटिलीन बोलते हैं उसको, है ना। थोड़ा भोजपुरी से बोलते एसिटाइलिन हो गया वो। तो एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को बोल दिया, एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को बोल दिया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। कहीं भी आपके पास डबल बॉन्ड दिखे आप एल्कीन बोल देना, कहीं भी आपके पास ट्रिपल बॉन्ड दिखे आप एल्काइन बोल देना। आपको साइक्लिक में दिखे, ओपन चेन में दिखे, सब एल्कीन बोल देंगे। साइक्लिक में दिखे, ओपन चेन में दिखे, सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? एल्काइन हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड। क्या साइकिल के अंदर कभी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है? रिंग के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना हो, नहीं हो सकता ना? ठीक, 5 बॉन्ड हो जाएंगे नहीं तो। उसके बाद आ जाओ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक तो आप, मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप बता पाओगे, हाँ या ना? नहीं? डूब मरो फिर, अगर नहीं बताओगे तो। पढ़े क्या फिर? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको पता है
साइक्लिक होना जरूरी है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस होना जरूरी है, ऑड पाई बॉन्ड होना जरूरी है। तो CROP हमने आपको बताया हुआ है, ये सब आपके पास आ जाएगा। साइक्लिक, पूरे साइकिल में रेजोनेंस, ऑड पाई बॉन्ड। या फिर अगर आप किताबों की भाषा पे विश्वास रखते हैं तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, है ना। दिस इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एनसीईआरटी ने पता क्या लिखा है? दिस इज ए स्पेशल हाइड्रोकार्बन विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। कितनी अच्छी चीज लिखी है उसने। और जब आप वहां जाओगे ना, यूनिट नंबर वो लिखा है यूनिट 8 में, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यूनिट 8 में जाओगे तो लिखेगा कि यूनिट 13 में पढ़ना है। वहां जाके लिखते हैं यूनिट 8 में पढ़ चुके हैं, यूनिट 8 में जाके खोजोगे वो कहते हैं यूनिट 13 में आपको पढ़ना है। हाँ, किसमें 3 बॉन्ड किए? आपने ये बनाया, ये बनाया, और यहां पे आपने ट्रिपल बॉन्ड कर दिया। ये हो गया आपके पास। तो ये कह रहे हो कि अल्काइन हो सकता है, यही है ना, दिखाओ, यही है ना। हाँ ठीक है, क्या बात है, ठीक है। यहां पे एक अल्काइन आ जाएगा, अच्छी बात है, आप इसको लिख ही लीजिए। सॉरी, माय मिस्टेक, मुझे तो पता ही नहीं। थैंक यू। अरे तभी तो लिखवाए, ऐसे थोड़ी लिखवा दूंगा, गलत थोड़ी लिखवा दूंगा यार नोट्स में आपके। मैं कहता रहा मेरी गलती है, मैं क्या कहना चाह रहा था मैं आपको शायद समझा नहीं पाया। जैसे मान लीजिए, जैसे बेंजीन क्या होता है आपके पास, ऐसा 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 होता है। अब अगर मान लो आपको ट्रिपल बॉन्ड से बनाना होगा, बना लोगे? क्या ऐसा कुछ संभव है? नहीं बनता है। उसका बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। रीजन ये है कि भाई एक तो रिपल्सन होगा, बहुत स्टीरिक क्राउडिंग हो जाएगी, इतना ओवरलैप पॉसिबल नहीं, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। उसके बाद रिंग में मल्टीपल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट ठीक है, आपने बना दिया तो बना लो। चलो भाई, इस सबसे ऊपर उठो। अब आओ लिखो मेन हाइड्रोकार्बन, दैट इज रिएक्शन वाला हाइड्रोकार्बन। लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बेंजाइन बोलते बेटा उसको, बेंजाइन बोलते हैं उसको। होता है, एग्जिस्ट करता है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में बनता है, होता है, बस इतना समझिए ना। वो आपके सिलेबस में है नाइट्रीन बेंजाइन, आपको जानना है, होता है। कार्बन विथ साइक्लिक 6 मेंबर कार्बन विथ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा। चलिए, वही आपका भी लॉजिक वही होगा कि सर ओवरलैप कैसे करेगा, कैसे बनेगा, छोड़िए ना, आउट ऑफ सिलेबस है, क्यों जानना है, बट होता है, राइट। बेंजाइन के केस में ऐसा होता है ना। बेंजाइन आपके सिलेबस में है ना, जेई मेंस में, जेई एडवांस में है, सिलेबस में नहीं है। हाँ, बेंजाइन लुक अलाइक है, बेंजाइन नहीं है। चलिए नेक्स्ट, छोड़ो ना मुझे आता है ना आपको जानना है, खत्म, टॉपिक खत्म, बट एग्जिस्ट करता है। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहां से बेटा हाइड्रोकार्बन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग को ज्यादा खोल के रखना है। आप कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन में शायद आपने आज तक एक दो तरह का क्वेश्चन किया हो, है ना, कि H2 निकल डालने पे क्या बनेगा, D2 निकल डालने पे क्या बनेगा। जनरली ये लोग करते हैं सिन एडिशन ज्यादा से ज्यादा, है ना, 3O एरिथ्रियो बना लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। आपको मैं 6 तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, वो सारे 6 तरह के क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी साल में पूछे गए। तो कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन से देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। एक रिएक्शन से जितने तरह के क्वेश्चन होंगे हमें सारे पढ़ने हैं, और वो सारे पे अच्छे क्वेश्चन करने, सब पे 10-12 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, रिएक्शन आपको लिखूंगा, रिएक्शन का कैसे प्रोसीड होता है मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा, फिर उस मैकेनिज्म के लिए कुछ थ्योरी पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले आप हेडिंग डालो एल्केन में, एल्केन बनता कैसे, एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। तो अब आपके पास चैप्टर में एल्केन चल रहा है और एल्केन का प्रिपरेशन चल रहा है। एल्केन कैसे कैसे बनाया जा सकता है, किन किन चीजों से बनाया जा सकता है, किन किन चीजों से बनाया जा सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है।
और हर चैप्टर बेटा ऐसे ही चलेगा कि सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और फिर उसका केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। पहले प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, हर चैप्टर ऐसे चलेगा, चाहे अल्केन, चाहे अल्कीन, चाहे अल्काइन, चाहे हेलो अल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, सब पूरा। अब एल्केन बनाने के एनसीईआरटी में केवल 3 मेथड है, हमें 8 मेथड पढ़ना है। रीजन, एनसीईआरटी में एल्केन बनाने के कुछ मेथड यहां दिए हैं, हाइड्रोकार्बन है, कुछ मेथड अल्काइल हैलाइड में दिया है, कुछ मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड में दिया है, कुछ मेथड जाके अमाइन में दे दिया है। तो अब हम यहां से जितने भी पूरे एनसीईआरटी में एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चार्ट बनाएंगे, और इस चार्ट को ही आपको बार बार रिवाइज करना होता है। सबसे पहले लिखो, रिएक्शन में सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है? रिएक्शन का सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन बनाने के लिए सबसे पहला बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप बनाते हो एल्केन को। सबसे पहला चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन है, उससे हम एल्केन बनाना सीखेंगे। दूसरा, एल्काइल हैलाइड, जिसको आप हेलो एल्केन कहते हो, एल्काइल हैलाइड से हम लोग बेटा एल्केन बनाना सीखेंगे। और इस पे हाइड्रोकार्बन पे क्वेश्चंस आता है, या तो यहां पे या तो यहां से आता है, मेजरली फर्स्ट और सेकंड टॉपिक से। थर्ड आप सीखोगे, इसके बाद कौन सा चैप्टर है? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। आपको चैप्टर भी नहीं पता है। अनसैचुरेटेड, पहले तो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है, फिर अल्काइल हैलाइड पढ़ना है, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ना है। तो अल्कोहल से कैसे बनेगा वो अगला चैप्टर कौन है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन से कैसे बनेगा वो हमें पढ़ना है। हर चैप्टर से हमें बनाना आना चाहिए। फिफ्थ में बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनेगा वो बनाना आना चाहिए। फिर सिक्स्थ में आपके पास आएगा, हर चैप्टर में बेटा आप ग्रिग्नार्ड आएगा। ग्रिग्नार्ड जानते हो, सुना है? यहां पे मैं डिटेल में आपको ग्रिग्नार्ड पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहां पे आपको डिटेल में, यहां पे ग्रिग्नार्ड स्टार्ट होगा। ग्रिग्नार्ड से एल्केन कैसे बनेगा वो भी पढ़ना है। फिर आपके पास 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रिग्नार्ड, और एक है 7th में स्पेशल मेथड। ये कहीं कहीं लाइंस वाइंस में छुपा उपा के दिया हुआ एनसीईआरटी में। स्पेशल मेथड, अल्कोहल या फिर आपके पास एल्डिहाइड हो, या फिर आपके पास कीटोन हो, या फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही कोई डेरिवेटिव हो। इससे आप एल्केन कैसे बनाओगे ये हमें पढ़ना है। और यहां लिख लीजिए, इसको हमें पढ़ना है बेटा बहुत डिटेल में, बहुत सीरियस में। रेड फास्फोरस HI मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चेन रिएक्शन में रेड फास्फोरस HI बीच में डाल देता है, और फिर आपसे पूछ लेता है कि A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D कैसे बनेगा। तो अभी हम चेन रिएक्शन अभी आएंगे, पहले कुछ रिएक्शन हमें खत्म हो जाए, फिर हम भी स्टार्ट करेंगे चेन रिएक्शन, और A से Z तक प्रोडक्ट निकालेंगे। रेड फास्फोरस HI, चूंकि ये इंपॉर्टेंट है दिमाग में रखने के लिए बेटा, मैं जब पढ़ाऊंगा तो याद आएगा, ये पड़ोसी मेथड है। पड़ोसी मेथड, जिंदगी में बेटा पड़ोसी का बहुत इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो ध्यान से पड़ोसी चुने। नहीं मिल रहा है? मिलेगा बेटा, शक्ल सुधारो थोड़ी सी। आ जाओ एक एक करके। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 1, और आज हमारी क्लास टॉपिक नंबर 1 में ही फिनिश हो जाएगी। फिर कल हम बाकी की चीजें पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे ये चार्ट आपका कंप्लीट होगा। अब ये चार्ट अधूरा है। सबसे पहला रिएक्शन जो आपको आज पढ़ना है वो ये है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप एल्केन कैसे बनाओगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन कैसे बनाओगे, इस प्रोसेस का नाम है बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्या है, कैसे है, क्यों होता है, सब पढ़ेंगे अभी, बट ये चार्ट बना रहे हैं तो वहां पे लिख लीजिए। और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है उसको लिख लीजिए, जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है उसको लिख लीजिए H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम, या फिर बेटे आपके पास होता है राने निकल। क्या है सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है। राने निकल आपको हाइड्रोकार्बन में मिलेगा,
एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एग्जाम्पलर में मिल जाएगा, इसलिए आपको रानी निकल भी पढ़ना है। अब आइए हेडिंग डालिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब डिटेल में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को पढ़ते हैं, अगले 15-20 मिनट तक एकदम दिमाग खोल के बैठिएगा। हेडिंग डाल लीजिए, हो गया ये, जल्दी जल्दी। हो गया भाई, जल्दी। इसमें क्या, आप लोग साथ में लिखा करो, ये सब चीजें में तो कुछ समझने का है नहीं ना। जब रुकना होगा तो मैं बता दिया करूंगा कि अब मत लिखो, समझने की चीज हो, एल्स लिख लिया करो खुद से। हो गया, एल्केन मेथड का, एल्केन का है। अभी इसमें तो आपको एक दिख रहा है, इसमें 6 मेथड है, 6 मेथड से एल्केन बनता है। इसमें आपके पास एक मेथड है, इसमें 2 मेथड है, इसमें 2 मेथड है, इसमें 1 मेथड है, इसमें भी 1 मेथड। तो टोटल जब आप पढ़ोगे तो एल्केन बनाने के 18 रिएक्शन है बस। और फिर जब एल्केन, अभी तो ये बनाने की रिएक्शन है, एल्केन खुद भी तो रिएक्ट करेगा बनने के बाद, एल्केन भी तो रिएक्शन देगा। तो एल्केन के फिर से 10 रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, तो 28 रिएक्शन है केवल एल्केन के। और एल्केन का 2 गुना रिएक्शंस एल्कीन में है। यार तुम्हें लगता है कि मैं आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ाता हूं क्या? सारा ही पढ़ना है, जो पढ़ना है एनसीईआरटी में वही पढ़ाता हूं, बाहर नहीं जाता मैं एनसीईआरटी से, सारा ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उतना ही आसान है, बहुत आसान है, आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा ये पढ़ने में। हेडिंग डालिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। हेडिंग डाल लीजिएगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब हाइड्रोजनेशन समझो बोर्ड पे। हाइड्रोजनेशन में जो ये वर्ड आया है ना, हाइड्रोजनेशन में जो वर्ड आया है ये है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजनेशन को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो इट इज सिंपली हाइड्रोजन का एडिशन। हिंदी तो समझ आता ही है, हाइड्रोजन का एडिशन। तो अगर आपसे कोई पूछे हाइड्रोजनेशन क्या है, हाइड्रोजन का एडिशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन अपने आप नहीं हो रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब, कैटालिटिक वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, आईआईटी का सवाल है, शायद आप में आए ना आए। अब यहां तक आपको मैंने बस 2 लाइन बताया, अब मैं आपको लिख रहा हूं। मान लो यहां पे डबल बॉन्ड है, क्या ये अनसैचुरेटेड दिख रहा है? अब मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, क्या ये प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा? बट कैटलिस्ट तो नहीं है भाई, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा ना यार, कैटलिस्ट नो नहीं है। अब बताओ होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, हाइड्रोजनेशन होता है, बट इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को कम करना। तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजनेशन नहीं हुआ, आपके सिलेबस में कैटलिस्ट वाले हाइड्रोजनेशन सिलेबस में है, बट इसका मतलब यह नहीं कि बिना कैटलिस्ट के हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। हाइड्रोजनेशन होता है और हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो छोटी सी चीज ये ध्यान रखिएगा, आप अगर कोटा वाले मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये दिखेगा कि ऐसा नहीं कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही होता है, हाइड्रोजनेशन भी होता है, बट आपके सिलेबस में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, वो वाला हाइड्रोजनेशन जिसमें कैटलिस्ट के इस्तेमाल से हो रहा हो। खैर, सबसे पहली चीज बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का काम है आपके पास या तो बेटे डबल बॉन्ड पाया जाए, या तो बच्चों आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या मैं लिख सकता हूं कि अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, H2 ऐड कर दिया, और ये H2 जो है वो निकल, प्लैटिनम
या पैलेडियम के प्रेजेंस में होता है, या फिर एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राने निकल। और जब ये H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जब यहां पे आता है तो ये सारे डबल बॉन्ड को हटा देगा, चाहे एक डबल बॉन्ड हो, चाहे दो डबल बॉन्ड हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, वो सारे के सारे डबल बॉन्ड को हटा देगा और आपके पास बेटे हटा के H और H ऐड कर देता है। ध्यान से देखिए होता क्या है इस प्रोसेस में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जब H2 ऐड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये पूरे प्रोसेस को, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने के प्रोसेस को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एंड राने निकल कैटलिस्ट, इसी को बेटा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अभी डेफिनेशन पार्ट समझा रहा हूं कैसे होगा, बता रहा हूं। कभी भी मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा अगर H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट मिल जाए। कभी भी डबल और ट्रिपल हो वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके पास H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट हो। इस पूरे प्रोसेस को कि डबल ट्रिपल को सिंगल बनाना, मल्टीपल को सिंगल बनाना, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाना, इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन डेफिनेशन वाइज तो आपको समझ में आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड को हाइड्रोजन जोड़ के सैचुरेटेड बना देना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन जोड़ के सिंगल बॉन्ड बना देना, मल्टीपल बॉन्ड को हाइड्रोजन जोड़ के सिंगल बॉन्ड बना, और हाइड्रोजन जुड़ेगा बट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब इसी स्टेटमेंट को अपन लिख लेते हैं, एक एक स्टेप करके रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को लिखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, साथ में लिख लो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन in the presence of metal catalyst। अभी एक क्वेश्चन भी आएगा आगे कि ये डी ब्लॉक के ही कैटलिस्ट क्यों लेता है, भाई सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम क्यों नहीं लिया, ट्रांजिशन मेटल क्यों लिया, वाई, पढ़ेंगे अभी आगे है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से रिएक्शन में क्या फर्क पड़ा, क्यों लिया वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्यों लिया। वो ठीक है कि ट्रांजिशन मेटल के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बट क्यों, साइज छोटा होने से रिएक्शन में क्या फर्क पड़ा। हाँ बताता हूं, कुछ उसी तरह से, एग्जैक्ट वो नहीं है बट उसी तरह से। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट लाइक निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, राने निकल। Addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन होता है, एल्कीन स्लैश एल्काइन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फॉर्म होता है, एल्केन, इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसी प्रोसेस को बोल दिया जाता है, इज नोन एज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2, जैसे आप देखते होंगे कोचिंग में जनरली लोग डबल बॉन्ड बना ही लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना ही लेते हैं, है ना। डबल बॉन्ड का मतलब समझते हो ना, हमारे जैसे सब सिंगल थोड़ी होते हैं, है ना। अल्कीन और अल्काइन बना ही लेते हैं लोग जनरली। तुम्हारे एज का ये वो है, क्या बोलते हैं, अभिशाप है। तो क्या होगा अगर डबल ट्रिपल घर पे पता लगेगा, जल्दी लिखो भाई जल्दी, मैं कुछ इससे ट्रिक बना रहा हूं आपके दिमाग में, जल्दी लिखो। बाउंस कर रहा है ट्रिक, अच्छा वो खान सर क्या मिलेगा भाई। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जब बनता है तो पढ़ाई थोड़ी होती है फिर,
पढ़ाई में कमी आएगी, पढ़ाई में कमी आएगी तो घर वाले क्या करेंगे? पिटाई। घर वाले फिर हरियर बांस लेके आएंगे। नाइस, बढ़िया है। मनोज कुमार, देखो इंस्पिरेशन भी कैसे रखे हैं, क्या बात है। बस तुम अपना कार्ड खोज ही लेते हो ना कहीं से कि सर हम तो अच्छा ही कर रहे हैं। मनोज कुमार ने भी तो किया ही था, है ना? मनोज कुमार जितना पढ़ रहे तो तुम भी तो पढ़ो फिर। चलो, तो एक्चुअली क्या होता है, इसको याद करने का एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक होता है कि अगर आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने गए तो पढ़ाई नहीं होगी, तो नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा बेटा? पिटोगे, है ना? तो ऐसे याद कर लीजिएगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। नहीं का मतलब हो जाता है निकल, पढ़ो का मतलब हो जाता है पीढ़ी, और पीटो का मतलब हो जाता है पीटी। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। चलिए नेक्स्ट, ये आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का डेफिनेशन है। अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, अब आगे की चर्चा यहां पे करते हैं। बोर्ड पे सब लोग ध्यान से देखना। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी मैं समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कैसा होता है। सबसे पहला स्टेप कि ये एक ही स्टेप में हो जाता है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स नहीं होते हैं कि कार्बोकेटाइन बनेगा फिर रिएक्ट अटैक होगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं होता है। एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। कैटलिस्ट का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट इन रिएक्शन? फिजिकल केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना या कम करना, है ना? हमारी भाषा में समझिए, कैटलिस्ट बेसिकली, जैसे हमारे यहां शादियां कैसी होती है, एक अगुआ होता है, अगुआ जानते हो? तो अगुआ क्या करता है, उधर भी बात करता है इधर भी बात करता है, फिर दोनों लोगों को एक जगह मिला देता है, फिर बॉन्ड बन जाता है ना? अब ध्यान से सुनिए, मैं इसका कैटलिस्ट का काम भी वैसे ही है। कैटलिस्ट भी रिएक्शन में वही काम करता है, दो तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपस में एक जगह बुला देता है और वो आपस में रिएक्शन कर लेते, प्रोडक्ट बन जाता है। कैटलिस्ट का काम भी वही है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पे सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके रिएक्शन कर पाए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिंपली क्या करता है, इट प्रोवाइड सरफेस एरिया। रिएक्टेंट कैटलिस्ट क्या करता है, अपना सरफेस एरिया दे देता है, बोलता है कि इस पे आओ और रिएक्शन। जैसे मान लो आप यहां पे है ना अफरा तफरी, देखे हो आप लोग? तो वहां पे मैं एक बार गया और फिर उतने ही तेजी से भाग आया, क्योंकि सब घूर रहे थे ऐसे और सब बैठे थे ऐसे डबल बॉन्ड वाले, है ना? तो मुझे बुरा लगा कि यार मैं इतने हो गया टाइम, मैं क्या कर रहा हूं। फिर मैं भाग आया वहां से। मैंने कहा देखो मेरा भूख जो था वो मिट गया, है ना? अब मैं जा रहा हूं। तो अफरा तफरी क्या कर रहा है कि एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, समझ रहे हो? वहां पे दो लोग एक दूसरे कोचिंग से एक तीसरे कोचिंग से आ रहे हैं, वहां पे कुछ तो बॉन्ड बनाने का काम हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। वही बेटा कैटलिस्ट का काम होता है। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में बेटा आके रिएक्ट करते हैं, एक जगह देता है जहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनेगा। तो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया। सबसे पहली चीज, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट बेटा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट को बोलता है कि ये जगह है, यहां पे आओ मिलो और बॉन्ड बनाओ। कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स फॉर रिएक्शन। रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और बहुत बढ़िया, अब बोर्ड पे देखेंगे सब लोग, लिखना मत। देखो वो जो मेटल कैटलिस्ट है, तो मेटल कैटलिस्ट जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से मैं बना के आपको बता रहा हूं। मेटल कैटलिस्ट मैंने इस तरीके से बना दिया है। ये मेटल का एक टुकड़ा टाइप का आपको नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है मेटल का टुकड़ा? अब मेटल क्या होता है ना, इसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और
अगर सॉलिड स्टेट चैप्टर हटा नहीं होता, सरफेस केमिस्ट्री हटा नहीं होता, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहां पे बेटे एफ सेंटर्स भी होते हैं मेटल पे। मेटल पे खाली होल्स होते हैं, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आपको पता ही है। मेटल सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन घूमता होगा, ये आपको पता है। बट मेटल सरफेस पे एफ सेंटर यानी कि होल्स भी होता है, ठीक है। अब इस होल्स में जो हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस आके बेटा एडसॉर्प्शन करता है। मेटल सरफेस पे होल्स है, मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है, और मेटल सरफेस पे ये हाइड्रोजन गैस आके बेटा एडसॉर्ब हो जाता है। एडसॉर्प्शन आपको पता है, चिपक जाना, सिंपल जो समझा है। तो हाइड्रोजन गैस अपना कहीं घूम रहा था, हाइड्रोजन गैस घूम रहा था, जैसे ही कैटलिस्ट दिखा तो कैटलिस्ट क्या बोलता है, मेरे पास आओ, मैं रिएक्शन करवाने का जगह दे रहा हूं। तो हाइड्रोजन गैस कहीं जो रैंडमली घूम रहा था रिएक्शन में, वो कैटलिस्ट आके चिपक गया, एडसॉर्प्शन कर लिया, H2 गैस आके एडसॉर्प्शन कर चुका है। अब एल्कीन को दिखेगा कि भाई H2 पहुंच चुका है वहां पे, तो क्या ये भी रिएक्शन करना चाहेगा और ये भी कैटलिस्ट की तरफ अप्रोच करेगा, क्योंकि कैटलिस्ट का रिएक्शन में रोल ही बस इतना सा है कि वो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। अब देखो ध्यान से, H2 गैस इस पे पहुंच चुका है, H2 गैस का बेटा एडसॉर्प्शन हो चुका है ना, H2 गैस का एडसॉर्प्शन हो चुका है, और एल्कीन भी तो इसकी सरफेस पे आएगा, क्योंकि एल्कीन क्या बोलता है, एल्कीन को क्या करना है, रिएक्शन तो करना ही है, तो एल्कीन भी इसके सरफेस पे आएगा। H2 गैस पहले से था, मेटल कैटलिस्ट एक सरफेस एरिया देता है, यहीं पे सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, तो एल्कीन भी यहीं पे आ गया, यही दोनों का रिएक्शन करना है, रिएक्टेंट में यही दोनों है। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट सी एक पहला काम तो हो गया कि हाइड्रोजन भी बेटा अप्रोच कर चुका है, हाइड्रोजन भी आपके पास अप्रोच कर चुका है, और एल्कीन भी आपके पास अप्रोच कर चुका है सरफेस, मेटल सरफेस पे। होता क्या है यहां पे, जब दोनों एक जगह आते हैं तो कार्बन कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड है वो तो है ही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो भी है ही। जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है वो बेटा टूटने लगता है, और इस कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने लगता है। कैसे, क्या ये पाई बॉन्ड बेटे पैरेलल पी ऑर्बिटल से बना होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड तो हमेशा पैरेलल से बनता है। क्या इसका जो एल्कीन का पाई बॉन्ड होगा वो पैरेलल पी ऑर्बिटल से बना होगा, तो इसका पी ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल पी ऑर्बिटल से बना होगा, ऐसे बना दो। ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन अपना जो पहले का बॉन्ड है वो वीक कर लेता है, और कार्बन के साथ बेटा ओवरलैप स्टार्ट कर देता है, कार्बन के साथ ओवरलैप स्टार्ट कर देता है, कार्बन के साथ ये अपना ओवरलैप स्टार्ट कर देता है। पाई बॉन्ड वहां से ब्रेक होना स्टार्ट होगा, यहां से सिंगल बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, और नए बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों पाई बॉन्ड टूटा, क्यों हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूटा? आपको तो पूछना चाहिए था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड सबसे छोटा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है एच को। क्यों टूटा? वो एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, स्टेबल था, क्यों टूटा? ध्यान से देखिएगा, एल्कीन में क्या बेटा, एल्कीन में एक पाई बॉन्ड है और यहां पे सिग्मा बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड, इन्हीं के बीच में रिएक्शन हो रहा है। यहां पे जब ये टूट जाएगा तो एक पाई एक सिग्मा टूट के दो सिग्मा बन रहा होता है। फिर से ध्यान दीजिए, एक पाई एक सिग्मा टूट के दो दो सिग्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक पाई एक सिग्मा अच्छा है या दो सिग्मा अच्छा है? दो सिग्मा अच्छा है, इसलिए बेटा वो टूटता है, क्योंकि वो और ज्यादा स्टेबल हो रहा है। समझे समझे पे पहला स्टेप, ये वाला भी दो मिनट के लिए मिटा दीजिए। स्टेप नंबर 1 सब लोग गौर से देखिएगा। सबसे पहले स्टेप में कैटलिस्ट अपना सरफेस एरिया देता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके वहां रिएक्शन करेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आके चिपक जाता है, हाइड्रोजन के पास प्रॉपर्टी होती है जो एडसॉर्ब कर जाएगा, हाइड्रोजन आके चिपक गया कैटलिस्ट पे। अब जैसे हाइड्रोजन वहां गया तो क्या इसको देखा देखी वो एल्कीन भी पहुंचेगा, क्योंकि इसको रिएक्शन करना है, तो एल्कीन भी आया मेटल सरफेस पे। हुआ क्या, हाइड्रोजन भी आ गया, एडसॉर्ब हो गया, एल्कीन भी पहुंच चुका है। होगा यूं कि ये जो इसका एल्कीन है, एल्कीन का पाई बॉन्ड बेटा क्या पैरेलल पी ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा? पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल पी ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। इसी कैटलिस्ट पे क्या बेटा H और H भी बॉन्ड पड़ा हुआ है पहले से, H मतलब कैटलिस्ट सरफेस पे दोनों पड़े हुए हैं, एल्कीन भी और HH भी। होता क्या है कि ये HH अपना बॉन्ड वीक कर लेता है, और ये पाई बॉन्ड तो टूटेगा ही, वो तो वीक ही है। ये फर्दर बेटा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये फर्दर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है।
क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि एक पाई एक सिग्मा टूट के दो दो नया सिग्मा बन जा रहा है, तो दो नए सिग्मा बेटा स्टेबल होते हैं, इसलिए फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में ये सब जो हो रहा है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे हो रहा है, ये तो आइडिया है। चलो, इस प्रोसेस में आप देखोगे तो बेटा 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद और प्रोडक्ट बनने से पहले रिएक्शन में जो होता है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। रिएक्शन स्टार्ट हुआ और प्रोडक्ट बनने से पहले का स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसी को बोलते हैं 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन, 4 MCTS, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। कैसे बना 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट? पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड कौन कौन से हैं? एल्कीन और HH बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड बेटा ब्रेक हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली बेटा HH बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बाय द ओवरलैप। पुराने बॉन्ड आपके टूट रहे हैं, साइमल्टेनियसली ओवरलैप से बेटा नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एल्कीन था, इसके पास 2 बॉन्ड पहले से था। अब देखो नया बॉन्ड कैसे बना होगा। क्या कार्बन कार्बन के पास 2 बॉन्ड पहले से है? ये सिंगल बॉन्ड पहले से है? क्या H और H जाके जुड़ चुका है? लेकिन एक बात ध्यान देना, क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही ऐड होगा? क्या दोनों हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए, क्या वो कैटलिस्ट के या तो नीचे हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है सरफेस पे? दोनों सेम ही साइड से ऐड होगा। कभी ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, बेटा वो बॉन्ड ही नहीं रहेगा ना, ऐसे 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 हाइड्रोजन थोड़ी रहेगा, अपोजिट साइड वो जा ही नहीं सकता। तो इसलिए जो इसका हाइड्रोजनेशन है वो सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होता है। हाइड्रोजन ऐड होगा बट सेम साइड से। अब इसको थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए हुआ क्या? सबसे पहले हाइड्रोजन एडसॉर्ब हुआ, एल्कीन भी हाइड्रोजन के पास आया। पुराने बॉन्ड जो एल्कीन था वो वीक था, वो टूटा। जो HH का बॉन्ड था वो भी टूटा। ये साइमल्टेनियसली जब ये दोनों टूट रहे हैं तो 2 नए बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल। यहां पे 4 मेंबर का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना। थोड़ी देर बाद जो पुराने बॉन्ड थे वो कंप्लीटली टूट गए और नए बॉन्ड कंप्लीटली बन गए। क्यों नया बॉन्ड बना? क्यों बेटा HH बॉन्ड टूटा है? क्योंकि एक पाई और एक सिग्मा टूट के क्या 2 नए सिग्मा बन गए? एक पाई एक सिग्मा और प्रोडक्ट बन रहा है 2 सिग्मा। कौन अच्छा है? 2 सिग्मा अच्छा है। अब 2 सिग्मा अच्छा है, प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरह से एक ही स्टेप में होता है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले हाइड्रोजन आया होगा ये हुआ होगा ना, बहुत साइमल्टेनियसली होता है। हाइड्रोजन आया, फिर एल्कीन आया, 4 मेंबर MCTS बना और सीधा ही आपके पास हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन जो ऐड हुआ है क्या वो सेम साइड से ऐड हो रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन या तो ऊपर से लगेगा या तो नीचे से लगेगा, कहीं एक से लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। बेटा HH बॉन्ड ऐसा थोड़ी होगा एक ऐसे होगा, नो, वो पॉसिबल नहीं है। तो हाइड्रोजन जो होगा वो एक ही तरफ से ऐड होगा। दिस इज योर MCTS। अब इसको फटाफट से लिखिए। ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ट्रांजिशन स्टेट एक टाइम इंटरवल को बोला जा रहा है कि मतलब 1 मिनट के लिए ट्रांजिशन स्टेट रहता है। अब उस ट्रांजिशन स्टेट से इंटरमीडिएट बनता है, मतलब इसका बॉन्ड ऑन ब्रेक होता तो कार्बोकेटाइन कार्बन आयन बनता, पर यहां पे नहीं बनता है, यहां पे सीधा प्रोडक्ट बनता है। यहां पे कोई भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। ट्रांजिशन स्टेट बोला जा रहा है कुछ रिएक्शन स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो रिएक्शन होना चालू हुआ और प्रोडक्ट बनने से पहले वो पूरे टाइम इंटरवल को ट्रांजिशन स्टेट बोला जाता है। एक ऐसा स्टेट जिसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा हो। जल्दी इसको फटाफट लिखो, फिर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अच्छे अच्छे। इसे बस ये ध्यान रखना कि 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है दूर दूर तक। एनसीईआरटी की एक पॉइंट है कि कैटलिस्ट तो लेते हैं, कैटलिस्ट किस स्टेट में लेते हैं? हाउ, मतलब कैसा कैटलिस्ट लेते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस? गैस? मेटल गैस कैसे हो सकता है? पहले ये मुझे समझाओ। मुझे गैसियस आयरन चाहिए, मिलेगा? गैसियस एल्युमिनियम चाहिए, मिलेगा? नहीं मिलता। पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर फॉर्म क्यों लेते हैं? क्योंकि मेटल को जब आप पाउडर बना दोगे क्या उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो रिएक्शन बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया है
फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट इज टेकन। फाइनली डिवाइडेड का मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया, मैं बेसिकली पाउडर बना दिया उसको। लिखिए, फिर वो सब लिखवाता हूं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तुम्हारी जिंदगी का कैटलिस्ट कौन सा रेस्टोरेंट हो रहा है आजकल? अफरा तफरी है क्या? नहीं, बाबा का ढाबा। बेटा किसी दिन मिल गए ना, ऐसे ढाबा सूझ जाएंगे सारे तुम्हारे, तो मिल मत जाना। मैं सोच रहा हूं यहाँ पे एक वो खोल दूं, चाय की दुकान। तुम लोग तो कस्टमर हो ही जाओगे ना यार पे। उधारी नहीं चलेगी, पता लगा कि सर आज पिला दीजिए, कल देंगे, है ना। और ऐसे ही बनाऊंगा फिर मैं, ऐसे जीभ जीभ से टच करके। जो डॉली चाय वाले का पी लोगे यार, बताओ। हाँ, मर्सिडीज चाय वाला बनाते। मर्सिडीज में ही खोल लूंगे, उसकी डिक्की खोल के पीछे ऐसे गैस वैस लगा देते हैं उसके ऊपर। बढ़िया बढ़िया बेटा, उसमें ठंडे करने की तो चीजें हैं, गर्म करने की तो पता नहीं यार। बताओ यार, मर्सिडीज मेरी अब आ रही है फ्राइडे को, इतना दिन हो गया, कैसे मैं रहा हूंगा उसके बिना। बहुत टाइम लेते हैं यार वो सर्विसिंग वर्सिंग में। जब ले जाते थे 1 महीने रखेंगे उसको प्रॉपर, फिर ले जाते हैं। पूरा दशहरा मेरा बीत गया बिना उसके। चलो लिख लिया क्या? हो गया इसमें? हाँ, एस ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल उसका sp2, कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s। लिखवाने वाला हूं, अभी लिखवाने वाला हूं। लिखो सबसे पहला पॉइंट, लिखो सबसे पहला पॉइंट। अब इसमें से जितने भी थ्योरेटिकल के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे लिख लो, आ जाओ। फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट इज टेकन। पहला पहला हो जाएगा आपके पास, फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट इज यूज्ड। और फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट को लिख लीजिएगा बेटा, पाउडर्ड फॉर्म। बेटा बात मत करो, हमसे करो जो भी बात करनी है। मेरे बात करने का तरीका भी अलग है। आ जाओ, फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट इज यूज्ड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट के बाद आपसे मैंने पूछा था कि कैटलिस्ट डी ब्लॉक का ही क्यों लिया जाता है, वाई? डी ब्लॉक का ही क्यों लिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, जब यहां पे एफ सेंटर बनाने हैं, यहां पे हाइड्रोजन के लिए एड्सॉर्प्शन होना चाहिए। बेटा ऐसा कैटलिस्ट लेंगे जहां पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो डी ब्लॉक वाले में एफ सेंटर ज्यादा मिलते हैं। अगर आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाता तो वहां पे पता चलता, डी ब्लॉक मेटल्स में बेटा ये सरफेस पे एफ सेंटर्स काफी अच्छे मिलते हैं। क्यों? और दूसरा चीज, एक और चीज बेटा, डी ब्लॉक के लिए बाकी मॉलिक्यूल्स को अप्रोच कराना आसान है, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो वहां पे एफ सेंटर का होना बहुत आसानी से हो जाएगा, वहां पे एड्सॉर्प्शन होना बहुत आसान हो जाएगा। तो डी ब्लॉक कैटलिस्ट में एफ सेंटर ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट होता है, इसलिए बेटा डी ब्लॉक कैटलिस्ट लेते हैं। डी ब्लॉक कैटलिस्ट इज यूज्ड ड्यू टू हाई नंबर ऑफ एफ सेंटर्स, और लिखो ब्रैकेट में इसको पोर्स। उसमें होल्स बहुत अच्छे होते हैं जिससे आके एड्सॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। फिर लिखो तीसरा पॉइंट, रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होगा अभी समझाता हूं। डेल्टा एच बेटा नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक का, या फिर डेल्टा एच लेस देन 0 लिखते हैं। रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। क्यों रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ बताएगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, क्या आपके पास रिएक्टेंट में आपके पास अनसैचुरेटेड था और बेटा प्रोडक्ट में सैचुरेटेड बन रहा है? तो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या बना है? क्या बेटा यहां पे एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड से बेटा यहां पे 2 सिग्मा बॉन्ड नए बन गए हैं।
तो क्या बेटा यहां पे स्टेबल बॉन्ड बना है ज्यादा, अनस्टेबल से स्टेबल बना है। क्या बेटा स्टेबल चीजें एनर्जी रिलीज करती है, स्टेबिलिटी का एनर्जी मिनिमम होता है, तो जब स्टेबल बनेगा तो क्या यहां पे एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी जब जब रिलीज होगा तो क्या इसको एक्सोथर्मिक बोल दिया जाता है। जो एनर्जी रिलीज होता है, ये प्रोसेस कौन है एक बार बताना, कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में एनर्जी रिलीज होगी, क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये जो एनर्जी रिलीज हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और क्या आपने ये पढ़ रखा है जीओसी में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। पढ़ा हुआ है एचओएच में, पढ़ा हुआ है ना। चलो, तो ये आपके पास रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई बन रहा है। नेक्स्ट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जा सकता है, जब बेटा हम लोग H2 निकल लेते हैं, या तो निकल या तो कुछ भी ले सकते हैं, प्लैटिनम या पैलेडियम, जब हम निकल लेते हैं बेटा तो यहां पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ता है। यहीं पे अगर मैं H2 पैलेडियम या प्लैटिनम ले लूं, या तो बेटा PD ले लूं और H2 PT ले लूं, ये दोनों रिएक्शन बेटा रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। निकल के लिए हमें स्पेशल केस बेटा लेना पड़ता है हाई टेम्परेचर, बाकी लो टेम्परेचर पे ही, रूम टेम्परेचर पे ही काम हो जाता है। जो ये निकल वाला रिएक्शन है, इसको बेटा एक साइंटिस्ट ने खोजा था, और उस साइंटिस्ट के ऊपर इसका एक स्पेशल नाम है। H2 निकल अगर कहीं लिखा हो उसको बोल देते हैं बेटा सैबेटियर एंड सैंडरेन्स रिएक्शन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की ये सारी बातें हैं, रूम टेम्परेचर पे होगा सैबेटियर एंड सैंडरेन्स रिएक्शन। नेक्स्ट, जो हाइड्रोजन ऐड होगा क्या वो सेम साइड से होगा, अपोजिट साइड से होगा, सेम साइड से होगा। हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम सेम साइड, हाइड्रोजन ऐड होगा बट सेम साइड से होगा, हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम सेम साइड। और सेम साइड से ऐड होता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है बेटा सिन एडिशन। एक ही तरफ से हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, सिन एडिशन। कितने मेंबर की ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहां पे, 4 मेंबर MCTS बनता है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो जो भी मैंने आपको समझाया है वो सब लिखवा दिया। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, 4 मेंबर MCTS बनता है। नेक्स्ट, क्या यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, क्या यहां पे कभी मीथेन बन सकता है, सोच के देखो, मीथेन बन सकता है, क्यों, क्योंकि एल्कीन या एल्काइन में मिनिमम 2 कार्बन लेना पड़ेगा, तो मिनिमम 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, तो मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, CH4 मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, क्योंकि मिनिमम बेटा आपके पास 2 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा, कैन नॉट बी फॉर्म्ड। अच्छा, मीथेन आपके पास नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, इस रिएक्शन के बारे में अगर मैं लिख दूं कि दिस रिएक्शन इज ए सरफेस फेनोमेना, सही है कि गलत है, ऑब्वियसली मेटल सरफेस पे हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज अ मेटल सरफेस फेनोमेना। अब जो भी रिएक्शन बेटा सरफेस पे होता है, सरफेस फेनोमेना, जब भी बेटा सरफेस पे रिएक्शन हो तो उस रिएक्शन का जो रेट है वो स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करता है। कोई भी रिएक्शन जो सरफेस पे हो रही है, उस रिएक्शन का जो रेट होगा वो स्टीरिक क्राउडिंग पे डिपेंड करेगा। मतलब जो भी रिएक्शन सरफेस फेनोमेना हो, लिख लीजिएगा, स्टीरिक क्राउडिंग प्लेज अ मेजर रोल। जितने भी सरफेस रिएक्शंस होते हैं उन सब में स्टीरिक क्राउडिंग मेजर रोल होता है, बहुत तगड़ा रोल स्टीरिक क्राउडिंग का होता है। तो इसी में जो 10th पॉइंट है वो यही है कि जो रेट होगा, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन 2 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला चीज स्टीरिक क्राउडिंग, जितना क्राउडिंग कम होगा उतना ही आसानी से बेटा हाइड्रोजन अप्रोच कर पाएगा,
उतना ही हाइड्रोजन से, उतना ही आसानी से हाइड्रोजन ऐड हो पाएगा। अगर मान लो एल्कीन के चारों तरफ बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं तो क्या हाइड्रोजन ऐड हो पाएगा आसानी से? नहीं, रिपल्सन लगेगा। लेकिन अगर एल्कीन के चारों तरफ अगर छोटे छोटे ग्रुप्स है तो आसानी से हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो अगर स्टीरिक क्राउडिंग कम है तो हाइड्रोजनेशन ज्यादा है, स्टीरिक क्राउडिंग बढ़ गया तो हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। अगर स्टीरिक क्राउडिंग से सॉल्व ना हो तब आपको बेटा समझना है 1 स्टेबिलिटी। अगर स्टीरिक क्राउडिंग से सॉल्व नहीं हो रहा है तो बेटा आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं। जो अनस्टेबल होगा वो जल्दी हाइड्रोजनेट होगा, उसका रेट जल्दी होगा, और जो स्टेबल होगा वो हाइड्रोजनेशन नहीं करेगा, कम करेगा। स्टीरिक क्राउडिंग क्या होता है? देखो, जैसे मान लो आपके पास ये एल्कीन है, इसके चारों दो यहां ग्रुप्स लगे होंगे। अगर ये बल्कि ग्रुप्स लगे हैं तो बेटा हाइड्रोजन को आने में दिक्कत होगी। क्यों? रिपल्सन करेगा। तो बड़े ग्रुप के लगने से हाइड्रोजन आसानी से नहीं आ पाएगा, रिपल्सन करेगा। इसी को बोलते हैं स्टीरिक क्राउडिंग। स्टीरिक क्राउडिंग का मतलब इस एल्कीन के चारों तरफ क्राउड बना दिया, भीड़ लग गया, बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए, भीड़ हो गया, हाइड्रोजन आ ही नहीं पा रहा। समझ आया? तो स्टीरिक क्राउडिंग कम होगा। मान लो छोटे छोटे ग्रुप्स लगे यहां पे तो आसानी से हाइड्रोजन आ जाएगा। तो स्टीरिक क्राउडिंग अगर कम है, छोटे ग्रुप्स लगे हैं तो हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। लेकिन अगर क्राउडिंग बढ़ गई, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हैं तो हाइड्रोजनेशन कम होगा। स्टीरिक क्राउडिंग का मतलब बेटा बल्कि ग्रुप लगा हो। स्टीरिक क्राउडिंग का मतलब बल्कि ग्रुप का लग रहा। अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लो कि एल्काइन का हाइड्रोजनेशन कराना है, एल्कीन का, फास्ट कौन होगा या जल्दी कौन होगा? एल्कीन या एल्काइन? अगर आपके पास एल्काइन भी ऑप्शन है, एल्कीन भी ऑप्शन है, हाइड्रोजनेशन कराना है, जल्दी कौन करेगा? एल्काइन। रीजन समझो, एल्काइन में क्या sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो लीनियर है, आसानी से ऊपर से भी नीचे से भी कहीं से भी हाइड्रोजन अप्रोच कर सकता है। अब देखो ना, अगर आप एल्कीन बनाओगे, नहीं होता बताता हूं sp2 में। अगर आप एल्कीन बना रहे हो तो क्या कार्बन के पास क्राउडिंग ज्यादा है? देखो यहां भी बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड है। लेकिन अगर आप एल्काइन बनाता हो तो क्या कार्बन की क्राउडिंग कम हो गई? एक एक ही बॉन्ड है, तो क्राउडिंग कम हो जाएगी, तो क्या इसके पास हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा? और क्या क्राउडिंग ज्यादा है, यहां पे दो दो लगे हुए हैं, तो क्या उसके पास हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगी? तो रेट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन स्टीरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करता ही है। दूसरा, एल्काइन की हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन, है ना? एल्काइन की हाइड्रोजनेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कीन। एल्काइन की हाइड्रोजनेशन ज्यादा क्यों होती है, जरा ध्यान से देखना। हाइड्रोजन कैन अप्रोच इजिली, हाइड्रोजन आसानी से बेटा अप्रोच कर सकता है, और आसानी से अप्रोच करेगा तो आसानी से बॉन्ड बनाएगा, आसानी से हाइड्रोजनेशन होगा। एल्कीन में उतनी आसानी से हाइड्रोजन अप्रोच नहीं कर पा रहा है क्योंकि क्राउडिंग है ना उसके चारों तरफ, उसके कार्बन के पास। लीनियर वाला वही है, लीनियर है तो कहीं से भी ऊपर नीचे कहीं से भी अपना अप्रोच कर जाएगा, इजी अप्रोच है। नेक्स्ट, लास्ट इज रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट का रोल है, पहला रोल तो है कि भाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, वो तो उसका काम है। रोल ऑफ कैटलिस्ट सबसे पहला तो रोल यही है कि प्रोवाइड्स सरफेस एरिया, प्रोवाइड सरफेस एरिया टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बेटा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बेटा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है ना, ताकि रिएक्शन आसानी से हो जाए। और दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी को बेटा डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, कम एनर्जी में ही अब रिएक्शन करवा देता है। जैसे मान लो आपके पास एक कोई, ये आपके पास एनर्जी है इधर, तो अगर मान लो कुछ ऐसा रिएक्शन हो रहा है, नॉर्मल हाइड्रोजनेशन ये है, तो कैटलिस्ट की मदद से एक्टिवेशन एनर्जी बेटा अब कम हो जाएगी। कैटलिस्ट ये हो जाएगा विदाउट कैटलिस्ट, और जब कैटलिस्ट आ गया तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा कम हो गई विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बिना कैटलिस्ट के एनर्जी ज्यादा लग रही थी,
कैटलिस्ट के साथ एनर्जी बेटा कम लग रही है। अब इसके बाहर बेटा एनटीए वाले अगर उल्टा टंग जाए ना, तब भी सवाल उनसे बाहर से नहीं आएगा, इधर से ही पूछ ले, इससे बाहर होता ही नहीं है। हो गया? कोई भी पॉइंट जो इसमें आपको समझ ना आया हो, हालांकि मैंने सब समझा दिया, बट कोई ना समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखो टाइप 1 क्वेश्चन, छह टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लिखे? हाँ, तो उसको नहीं लिया ना, नहीं लेते, इन्हीं को स्पेसिफिकली लिया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा पोर्स इन्हीं के पास होता है। क्या हाइड्रोजनेशन बिना कैटलिस्ट के हो सकता है या नहीं? हो सकता है, बट हाई टेम्परेचर पे। यस, चलिए, वो जेई में सवाल आया हुआ है इसलिए बता दिया आपको कि आप में पूछ लिया जाए तो कोई। अब कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन आपके एनसीईआरटी में केवल 4 लाइन है, ठीक है? आप देखेंगे तो आपको मन करेगा कि एनसीईआरटी फाड़ के फेंक दिया जाए, लेकिन फिर भी आप उसको फाड़िएगा मत, है ना? ये सारी पॉइंट्स को एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में समझाया हुआ है, उसी को हम लोग 4 लाइन को 11 लाइन में समझे हुए हैं। हो गया? लिखो टाइप 1 क्वेश्चंस। क्या बेटा घर से मेहंदी लगा के आए हो क्या? पता लगे घर वाले भेज दिए हो, जाओ डबल बॉन्ड बना लेना, मेहंदी लेते जाओ। अगर निकल लोगे तो हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा, रेस्ट सारे में आपके पास। अब एक बात आपने शायद नहीं पूछा या पता नहीं क्यों भूल गए आप, राने निकल की तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई। राने निकल क्या है? छोटा सा पॉइंट है, व्हाट इज राने निकल, ध्यान से देखिएगा। निकल और एल्युमिनियम का अलॉय होता है। अलॉय जानते हो? मेटल्स को मिला के जो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स को अलॉय बोलते हैं। दो मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, उसको अलॉय बोलते हैं। तो निकल और एल्युमिनियम का अलॉय होता है। अलॉय में एल्युमिनियम में उसको जाके NaOH में उसको जाके डिसॉल्व कर देते हैं। निकल एल्युमिनियम अलॉय लिया, उसको NaOH के सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व कर दिया। आगे आप पढ़ोगे कि एल्युमिनियम जो है वो उसमें सॉल्युबल होता है, NaOH में सॉल्युबल होता है, और सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। इनऑर्गेनिक का पार्ट है, छोड़ दो, सुधांशु सर अच्छे से पढ़ाएंगे। तो निकल एल्युमिनियम अलॉय है, NaOH में डिसॉल्व कराओगे तो एल्युमिनियम तो डिसॉल्व हो गया, बचा कौन? निकल। तो जो निकल बनता है वो और एक्टिव होकर निकलता है, और एक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि पहले से उसमें एल्युमिनियम मिला था, एल्युमिनियम सारा निकल गया, तो क्या उसके पास ज्यादा पोर्स अवेलेबल होंगे? क्या ज्यादा खुरदरा सरफेस होगा? ज्यादा अच्छा एड्सॉर्प्शन होगा? इस वजह से एल्युमिनियम के डिसॉल्व होने से जो निकल बचा, उस अलॉय का जो निकल बचा, वो और एक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो राने निकल इन सब में से सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव रिएक्शन देता है। निकल लो, प्लैटिनम लो, पैलेडियम लो, बट राने निकल इज द बेस्ट ऑफ द इन ऑल, बेस्ट सबसे ज्यादा। अब राने निकल होता क्या है? तो राने निकल के लिए ना एक यहां से एक स्पेशल डब्बा बना लीजिए। क्यों राने निकल को पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा एक्टिव हो जाता है। व्हाट इज राने निकल? राने निकल बड़ी सिंपल है। निकल एल्युमिनियम अलॉय को is dissolved in NaOH.
निकल एल्युमिनियम अलॉय को बेटा हम लोग NaOH में डिसॉल्व करते हैं, एल्युमिनियम गेट्स डिसॉल्व, एल्युमिनियम बेटा आपके पास पिघल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, एल्युमिनियम गेट्स डिसॉल्व, निकल एल्युमिनियम अलॉय इज डिसॉल्व्ड इन NaOH, एल्युमिनियम बेटा आपका डिसॉल्व हो जाएगा, और एल्युमिनियम जो है ना वो NaAlO2 बना लेता है डिसॉल्व होके, वो भूल जाइए। जब एल्युमिनियम बेटा डिसॉल्व हो गया तो बचा क्या, निकल इज लेफ्ट बिहाइंड, और जो ये निकल बच जाता है उसी को बेटा राने निकल कहते हैं, है ना, हाईली एक्टिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें पोर्स बढ़ जाते हैं और इसका सरफेस रफ हो जाता है, इसी को बेटा राने निकल कहते हैं, जो लेफ्ट बिहाइंड है दिस इज कॉल्ड राने निकल। राने निकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है इसका नाम। चलो क्वेश्चन करें। टाइम तो तुम्हारा ऐसे हो जाता है, पता नहीं टाइम हो गया, दूसरी क्लास का हो गया, अब यार 9:30 तक की क्लास होती है तुम्हारी। चलो अब तो क्वेश्चन कल ही करेंगे फिर, और क्या। हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए, जहां 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है वहां पे लिख लीजिए। कहां लिखेंगे, हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम सेम साइड, 7th नंबर, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। आप लिखना चाहें तो यहां पे कहीं भी स्टार मार्क लगा के लिख लो यार, जगह ही नहीं है। 12वां पॉइंट कि 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में जो ओवरलैप होता है, यहीं पे लिख लो, जो ओवरलैप होता है, क्या वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है कार्बन का, और 1s ऑर्बिटल होता है हाइड्रोजन का, ये वाला ओवरलैप होता है। जो नया बॉन्ड बन रहा होता है वो किस ओवरलैप से बनता है, तो कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप होता है। ठीक है भाई, किसकी क्लास है अभी, आए हैं सर, अच्छा तो यार बूढ़े लोगों को परेशान कर रहे हो तो अच्छा है। चलो भाई पढ़ो आप बॉटनी, थैंक यू।